આજે અમે વડનગરી એપિસોડ ભાગ 11 ટેલિકાસ્ટ કરી રહ્યા છીએ, જેમાં ડૉક્ટર આર.કે. સિન્હા કોલેસ્ટ્રોલ વિશે અને આપણા રોજિંદા ખોરાકની તૈયારીઓમાં રસોઈ તેલની પસંદગી કેવી રીતે કરવી તે વિશે સમજાવે છે. એપિસોડ દર રવિવારે સવારે 10 વાગ્યે પ્રસારિત થાય છે. આવા કાર્યક્રમો નિયમિત જોવા માટે અમે તમને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવા, બેલ આઇકોન દબાવો અને નોટિફિકેશન ઓન કરવા વિનંતી કરીએ છીએ. અમારી ચેનલને લાઇક કરો અને તમારા નજીકના અને પ્રિયજનોને શેર કરો, જેથી તેઓને પણ લાભ મળે. वडनगरी आरोग्यम न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार और सहकार बदल आभार। मैं डॉक्टर आर.के. सिन्हा, मेडिकल डायरेक्टर गायत्री नर्सिंग होम, आज आपके बीच में कुकिंग ऑयल के बारे में कुछ बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसा पिछला वीडियो में बताया था सीरम लिपिड प्रोफाइल के बारे में, तो उससे बताया था कि कुछ आपके गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। समझाया था कि एलडीएल और VLDL जो है बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, HDL जो है गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो HDL गुड कोलेस्ट्रॉल जितनी ज़्यादा मात्रा में रहे उतना अच्छा है, बराबर ना। LDL और VLDL जितना कम हो उतना अच्छा है। तो सबसे बड़ा बात है कि ये सब का सोर्स जो है अपना ऑयल है, कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल अपने एनर्जी के जो फैट के जो सोर्स है वो कुकिंग ऑयल ही है, जो बैलेंस डाइट के लिए ज़रूरी है। जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो जो भी हम कैलोरी खाते हैं, मान लीजिए दिन का 1500 किलो कैलोरी खा रहे हैं, तो उसमें से 60 से 65% कैलोरी जो हमको कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलता है, 15 से 25% हम प्रोटीन के रूप में लेते हैं, बाकी 35 से 40% एवरेज जो है हम फैट के रूप में लेते हैं। और वो फैट का मेजर चंक जो है डाइटरी सोर्स आपका कोलेस्ट्रॉल ऑयल ही होता है। तो हम सबसे बड़ा बात है कि ऑयल को चूज कैसे करें ताकि हमारा हार्ट डिजीज सही रहे, हमारा कोलेस्ट्रॉल सही रहे। तो कोलेस्ट्रॉल सही रहेगा तो हार्ट डिजीज सही रहेगा। इसके साथ साथ बहुत सारे और दूसरे रिस्क फैक्टर भी हैं जो फैट के कारण होते हैं, बराबर ना। और तेल अगर गलत फैट सोर्स खा रहे हैं या गलत तेल खाने से बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे थ्रोम्बोजेनेसिस हो जाना, खून की नली में गट्ठा का जम जाना, आंतों के कैंसर का हो जाना, डायबिटीज़ का बढ़ जाना, BP का बढ़ जाना, इन सबों पर भी इनडायरेक्ट असर ये तेलीय पदार्थ करते हैं। तो खाने में सबसे ज़्यादा ध्यान इसी का रखा जाता है। इन सब चीज़ों को बचना है तो अगर लकवा से बचना है, हार्ट डिजीज़ को कम करना है, डायबिटीज़ को कम करना है, कैंसर को कम करना है, बराबर ना। तो इन सबों के लिए हमारा सही तेल का चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। तो तेल को जनरली हम लोग 3 चीज़ पर चुनाव करेंगे और वही 3 इम्पोर्टेंट है। बाकी ऐसे 2-4 और पैरामीटर आते हैं, लेकिन समझने के लिए मोटा मोटी आपके लिए 3 चीज़ ही इम्पोर्टेंट है। तो जो सबसे पहला है, तेल का सोर्स क्या है, तेल आपको मिल कहाँ से रहा है। तो तेल के देखिए जनरली 2 ही सोर्स पाए गए हैं अभी तक। एक में तो जो होता है कि हम कच्ची धानी या जो मोटर जो हमने कोल्हू बैल वाला जो हम करते थे पहले, कोल्ड प्रेस ऑयल जिसको बोलते हैं, आजकल वर्जिन ऑयल भी बोलते हैं, क्योंकि बीज को सीधे सरसों या जो भी है आपने डाल दिया, कोल्हू में बैल चला दिया, मशीन से चला दिया, मोटर से चला दिया और तेल निकल गया। और उसी तेल को हम लोग घर में ले जा करके खाते हैं, थोड़े बहुत फिल्टर कर लेते हैं, बराबर ना। तो उसको फिल्टर्ड ऑयल भी बोलते हैं, ताकि उसमें जो मोटा मोटी जो इम्प्योरिटीज है वो निकल जाए। तो कंकड़ है, पत्थर है, या थोड़े मिट्टी है, या थोड़े और भी कुछ भी मोटा मोटी जो इम्प्योरिटीज है उसको छान देते हैं, उसको फिल्टर्ड ऑयल बोलते हैं। तो एक सोर्स है आपका फिल्टर्ड ऑयल। दूसरे सोर्स में जो है वो है रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल जनरली मार्केटिंग के लिए लोग यूज करते हैं। जो मार्केट में जैसे हिंदुस्तान लीवर ने सबसे पहले दिमाग लगाया था इस चीज़ों के लिए, कि उसने देखा कि जो कोल्हू के जो तेल निकल रहे हैं वो क्या हो रहा है कि उसको हम ज़्यादा दिन रख नहीं पा रहे हैं। वो 6 महीने 8 महीने के अंदर ख़राब हो जा रहा है, उसकी दुर्गंध आ रही है, उसके बहुत सारे के टेस्ट अच्छे नहीं है। तेल अच्छा है लेकिन उसका जो है सेंट अच्छा नहीं है। तो उस मामले में उसके नुकसान बहुत हो रहा था उस तेल मार्केट में। जैसे ही जा रहा था 6-8 महीने में तेल को वापस करना पड़ रहा था, सड़ जा रहा था, डंप हो जा रहा था। तो उन्होंने दिमाग लगाया वैज्ञानिक रीते कि इस तेल को कैसे, और दूसरा क्या उनको था कि कॉस्ट उनकी बढ़ रही थी तेल की, क्योंकि हम कोल्हू के द्वारा जो फिल्टर्ड ऑयल निकालते हैं वो अपने जो भी बीज आप यूज करते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं या ग्राउंडनट ऑयल यूज करते हैं या सनफ्लावर यूज करते हैं, सैफफ्लावर यूज करते हैं या कपासिया यूज करते हैं या पाम ऑयल यूज करते हैं, तो उस बीज में से आप 60-70% से ज़्यादा तेल नहीं निकाल पाते। तो 30% तेल वो बर्बाद हो जाता था, तो प्रोडक्शन में उनको कम मिलता था। और उसको एक तो सेल्फ लाइफ कम, तो उस सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए और उस जो खराब नेचर था, खराब दुर्गंध था, उसको हटाने के लिए और लंबे समय तक वो मार्केट में चल सके, इसके लिए उन्होंने क्या है रिफाइंड ऑयल लाया।
रिफाइन ऑयल में हम जनरली तेल को कुछ तेलीय पदार्थ को मिला कर उसको 500 डिग्री तक गर्म करते हैं। 500 डिग्री गर्म करने के बाद वो जो तेल मिलता है वो तेल को निकालते हैं, फिर उसमें कुछ ब्लीच करते हैं, कुछ फ्लेवर डालते हैं। तो इतना डिग्री गर्म करने के बाद तेल के अंदर जितने भी नेचुरल फ्री फैटी एसिड हैं वो सब चले जाते हैं, सब जल जाते हैं, सब खराब हो जाते हैं, सब चेन टूट जाता है। वो मिला जुला के आपका एक चिकना पदार्थ रह जाता है। तेल जैसा कुछ होता नहीं है उसके अंदर, वो जस्ट एक चिकना पदार्थ है जिसका उपयोग आप खाने पीने में करते हैं। उसकी कमर्शियल वैल्यू ये है कि वो ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, अब उसमें से 100 अगर मान लीजिए 100 मिलीग्राम में 100 ml तेल निकालना है तो उसमें से 99 तेलों निकाल पाएंगे, जबकि कोलों में 70 ml ही निकलेगा, बराबर ना। तो लार्ज प्रोडक्शन के लिए, सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए रिफाइंड तेल का यूज किया जाता है। जो रिफाइंड तेल बहुत ही मतलब कि अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। किसी भी हाथ जोड़कर विनती है कि आप तेल की डब्बा खरीदते के समय उसमें जरूर सोच देखें। अगर रिफाइंड तेल रखा है तो ओलिव ऑयल हो या मस्टर्ड ऑयल हो या कोई भी ऑयल हो, रिफाइन है तो नहीं लेना है। दोस्तों सबसे पहला सोर्स से ही बता रहा हूँ, रिफाइंड तेल को आपको नहीं खरीदना है, क्योंकि रिफाइंड तेल बहुत ही खराब तेल है। देखिए ऐसा है कि हम लोग नेचर के जितना नज़दीक रहेंगे, नेचुरल ढंग से हमको जितना जो तेल मिल रहा है या जो भी नेचुरल सोर्स है, अगर नेचर के खिलाफ रहेंगे, नेचर के साथ हम लोग रहेंगे तो वो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, सेहतमंद है। और जितना हम नेचर से दूर जाएंगे उतना हमारे नुकसानकारक है। वो डेली लाइफ में ये रूटीन कॉमन सत्य बातें हैं। ये हो गया सोर्स। अनरिफाइंड सोर्स आपको नहीं लेना है, वो किसी भी तरह का तेल हो, बराबर ना। भले ना ओलिव ऑयल हो, कैनोला ऑयल हो, एवोकाडो ऑयल हो, सूरजमुखी का तेल हो, कपासिया का तेल हो, जिसका भी तेल हो, घी डालडा कुछ भी, पाम ऑयल हो, बराबर ना। तो ये हुआ अपना सोर्स। दूसरा हम जो देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह का फैट इसके अंदर पाया जाता है। तो जनरली देखा गया कि तेल के अंदर 3 तरह का फैट पाया जाता है। एक होता है सेचुरेटेड फैट, दूसरा होता है मोनोअनसेचुरेटेड फैट, तीसरा होता है पॉलीअनसेचुरेटेड फैट। तो जो सेचुरेटेड फैट है वो अच्छा नहीं है उतना। सेचुरेटेड फैट में सेचुरेटेड फैट जो है आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, LDL को बढ़ाता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ा देता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, डायबिटीज को थोड़ा सा वो बढ़ा देता है। तो ये थोड़ा सा सेचुरेटेड फैट एडवाइस की जाती है कि कम खाया जाए। जैसे पाम ऑयल है, सेचुरेटेड ऑयल है, बराबर ना। दूसरे जो दो सेचुरेटेड ऑयल है जो है घी और एक कोकोनट ऑयल, इसमें भी सेचुरेटेड फैट ही पाए जाते हैं। लेकिन ये दोनों थोड़े एक्सेप्शन हैं कि सेचुरेटेड फैट जैसे घी के अंदर पाए तो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर दूसरे सब भी बहुत सारे गुण, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी वाले गुण या इसेंशियल फैटी एसिड को बढ़ाने वाले गुण पाए जाते हैं। तो देखा गया कि घी को अगर थोड़ा सा कम मात्रा में 5 से 10 यानी 1-2 चम्मच अगर आप डेली लेते हैं, बराबर ना, तो ये नुकसानदायक उतना नहीं है। तो घी के बारे में थोड़ा सा है कि इसको ज़्यादा मात्रा में लेने से नुकसान है, कम मात्रा में उतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि जो आपका कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और जैसा बोला मैंने LDL लेवल को भी बढ़ाता है, थोड़े से डायबिटीज को भी असर करता है। लेकिन दूसरे सब इसके प्रॉपर्टी जो है, इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी है, वो सब इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। और एसेंशियल फैटी एसिड बढ़ता है जिसके अंदर लिनोलेनिक एसिड बोलते हैं। लिनोलेनिक एसिड जो है थोड़ा सा ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, दूसरे सब HDL को भी थोड़ा बहुत असर कर देता है। तो ये सब तेल मिला जुला के सेचुरेटेड घी जिसको बोल सकते हैं, कम मात्रा में लेने में फ़ायदेमंद है। दूसरा मैंने जैसे बोला कोकोनट ऑयल में भी सेचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। लेकिन देखा गया कि दक्षिण भारत में सारे जो बहुत बरसों से वो लोग सरसों का नारियल का तेल ही यूज कर रहे हैं, फिर भी उनको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो रिसर्च करके देखा गया कि सेचुरेटेड में भी मीडियम चेन और शॉर्ट चेन फैटी ग्लिसराइड अगर फैटी एसिड फ्री फैटी एसिड पाए जाते हैं तो उतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। बाकी सब दूसरे जो सेचुरेटेड फैट वाले सोर्स हैं, जैसे बोला मैंने वनस्पति है, घी है, डालडा है, पाम ऑयल है या पामोलिन का ये पाम ऑयल है, बराबर ना। और इन सब तेलों में ज़्यादा लॉन्ग चेन फैटी एसिड पाया जाता है जो ज़्यादा नुकसानदायक है। तो कोकोनट और घी थोड़ा एक्सेप्शन है, उसको कम मात्रा में बुद्धिमत्ता के साथ उपयोग अगर किया जाए तो ये 2 सेचुरेटेड फैट के 2 सोर्स आप यूज कर सकते हैं। उसमें घी है और नारियल का तेल है। दोस्तों दूसरा जो सोर्स है मोनोअनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो दोस्तों ऐसा है, मोनोअनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में ग्राउंड नट ऑयल, जितने भी नट ऑयल हैं उनमें पाया जाता है। ग्राउंड नट ऑयल जो प्रमुखता से पाया जाता है, चूँकि हम गुजरात में हैं, गुजरात में बहुत प्रमुखता से पाया जाता है, इसलिए इसको सब आगे रखते हैं हम लोग। तो मूंगफली का तेल, फिर आपका जितना भी नट ऑयल है, नट ऑयल का मतलब होता है आलमंड ऑयल, बराबर ना,
ये सब तेल जो इतना भी सनफ्लावर ऑयल, सैफफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर में भी सीड से ही करते हैं, नट से ही करते हैं। तो जितने भी नट ऑयल हैं यानी सनफ्लावर, सैफफ्लावर, मस्टर्ड ऑयल में भी थोड़ा सा मोनोअनसैचुरेटेड है, बराबर, लेकिन मात्रा उसकी कम है, पॉलीअनसैचुरेटेड ज़्यादा है। तो ये सबसे सोर्स जो है ये मोनोअनसैचुरेटेड का है। मोनोअनसैचुरेटेड सोर्स क्या है? सबसे पहला बोला सिंग का तेल, फिर है कपासिया का तेल, थोड़ा सा जो है सूरजमुखी का तेल, बराबर ना, सरसों के तेल में भी थोड़ा मात्रा पाया जाता है इसका। इन सबों में और जितने भी नट ऑयल हैं और सीड ऑयल है, इन सबों में भी मोनोअनसैचुरेटेड का मात्रा अच्छा खासा है। तो मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड खाने से फायदा ये होता है, जिनका HDL लेवल अगर कम है, जिनका लो HDL है, उनको चाहिए कि इस तेल का उपयोग करें, बराबर ना। कैसे करना है मैं आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। तो मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड खाने से आपका HDL बढ़ता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल घटता है, LDL पर इसका कोई असर नहीं होता। थोड़ा सा डायबिटीज को भी सुधारता है, क्योंकि इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, और थ्रोम्बोजेनेसिस को भी कम करता है। कभी कभी क्या होता है, ब्लड के अंदर हम लोग जैसे लकवा मार गया, हार्ट अटैक हो गया, रेटिना आर्टरी एम्बोलिज्म हो गई, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज यानी खून के अंदर थक्का जम रहा है। इन सबों में देखा गया है कि खून के अंदर जो कण पाए जाते हैं, इसमें एक प्लेटलेट कण है जो रुधिर को या खून के बहने जमाने में काम आता है, वो आपस में चिपकने लगते हैं, उसको थ्रोम्बोजेनेसिस बोलते हैं। तो इस इफेक्ट को कम करता है। तो मिला जुला के मोनोअनसैचुरेटेड जिनको HDL लेवल बढ़ा हुआ है उनको उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसका इफेक्ट LDL पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन पर, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दूसरा है पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड जनरली जो है सरसों के तेल है, ओलिव ऑयल है, सनफ्लावर में भी है, यानी प्रमुखता से सरसों के तेल में है, ओलिव ऑयल में है, तीसी के तेल में है जिसको सीसम ऑयल बोलते हैं, और फ्लैक्सीड ऑयल में भी पाया जाता है, और सनफ्लावर में है, सैफफ्लावर में है, कॉर्न में है, राइस ब्रान ऑयल में है। इन सबों में प्रमुखता से पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर भी दो चीज़ें होती है, ओमेगा 3 बोलते हैं, ओमेगा 6 बोलते हैं। वो कार्बन नंबर को आपकी बात नहीं है, कार्बन नंबर के हिसाब से चलता है। तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6, इसमें देखा गया कि ओमेगा 3 जो है वो ज़्यादा फायदेमंद है। ओमेगा 3 जो है ज़्यादा LDL को घटाता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल को भी कम रखता है, डायबिटीज़ में भी कंट्रोल रखता है, एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट उसका मतलब कम है, यानी कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, ये सब आपको कम होगा, लीवर कैंसर, ये सब कम होगा आपको अगर इस तेल को ओमेगा 3 वाली प्रचुरता वाली चीज़ें आप खाते हैं। तो ओमेगा 3 में पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड में भी जितने भी पॉलीअनसैचुरेटेड में ओमेगा 3 ओमेगा 6 का रेशियो, तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो अगर 1:10 के आसपास है तो आइडियल माना गया है। तो इस ऑयल को लगभग टच जो करता है वो है ओलिव ऑयल, और दूसरा है फिश ऑयल। फिश ऑयल में बहुत प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 ओमेगा 6 पाया जाता है। तीसरा जो पाया जाता है वो सोयाबीन का ऑयल है, उसमें भी ओमेगा 3 ओमेगा 6 का रेशियो अच्छा पाया जाता है, बराबर। तो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड उनको खाना है जिनका LDL लेवल हाई रह रहा हो, उनको LDL लेवल अगर लो करना है, या डायबिटीज थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ रहता है, उनको जो है पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड का यूज करना है। तो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड का आपको बता दिया, ये सरसों के तेलों में है, ओलिव ऑयल में है, सनफ्लावर में है, कपासिया के तेल में भी पाया जाता है। और ओमेगा 3 ओमेगा 6 का रेशियो सबसे अच्छा जो है तीसी का तेल है, तिल का तेल है, और ओलिव ऑयल है, और फिश ऑयल है। इन सबों में ज़्यादा अच्छा है। तो इन सबों को यदि अपने खाना पीना में ज़्यादा शामिल करें तो आपको इस तरह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने में, कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने में, LDL को घटाने में मदद मिलेगा, ताकि आपको हार्ट अटैक और लकवा का असर ये सब थोड़ा कम होगा। तीसरा जो 2 पॉइंट आपका हो गया, पहला बोला मैंने सोर्स क्या था, जैसे बोला था रिफाइंड को यूज नहीं करना है, जो भी है फिल्टर्ड ऑयल यूज करना है। तीसरा मैंने बोला आपको अभी कंटेंट उसके अंदर क्या है, किस टाइप का तेल, किस टाइप का फैटी एसिड है। तो मैंने बताया सैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी का सबका सोर्स बताया आपको। अब है कि तीसरा कौन सा है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्मोक पॉइंट। स्मोक पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ कि स्मोक पॉइंट का मतलब वो होता है तेल जब को गर्म कर रहे हैं, अगर तेल गर्म होते होते धुआं निकालने लगे या जलने लगे, सिंपल से भाषा में कहें अगर जलने लगे तो उसका वो स्मोक पॉइंट है। तो किसी भी अच्छे तेल को यूज करने के पहले स्मोक पॉइंट जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि क्या स्मोक पॉइंट इसलिए जानना जरूरी है कि अगर तेल जल गया तो क्या हो गया, वो ट्रांसफैट में कन्वर्ट हो गया, और बार बार उसको पका रहे हैं तो ट्रांसफैट, रेंसिड ऑयल जिसको बोलते हैं, खराब तेल, ट्रांसफैट। और ट्रांसफैट बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने उसमें सोर्स में इसलिए बोला था बार बार कि जो सोर्स हम आपका जो रिफाइंड ऑयल है
उसमें तेल को बार बार आपके बाजार में आपके घर तक पहुंचने के पहले भी वो 2-3 बार पक चुका होता है, तो अल्टीमेटली वो ट्रांसफैट में ही कन्वर्ट हो चुका होता है। तो जितने भी ये सब स्मोक पॉइंट पर अगर तेल अगर जलने लगे, तेल जलने लगा, इसका मतलब उसके अंदर के सारे फैट, वो सैचुरेटेड हो या मोनोअनसैचुरेटेड हो या पॉलीअनसैचुरेटेड हो, दे आर कन्वर्टेड टू ट्रांसफैट। और जब ट्रांसफैट में कन्वर्ट हो गया तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाएगा, आपके HDL को घटाएगा, LDL को बढ़ाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ाएगा, डायबिटीज को बढ़ाएगा, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट भी लाएगा, बराबर ना। आंत के कैंसर, प्रोस्टेट के यूरिनरी ब्लडर के कैंसर, ये सब बढ़ जाते हैं इन सबों से, बराबर ना। ये सब देखा गया है, स्टडी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहला है कि स्मोक पॉइंट। तो स्मोक पॉइंट में जो तेल जिस लेवल पर धुआं निकालने लगे, जलने लगे, उस तेल को यूज नहीं करना है। तो स्मोक पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हमारे इंडिया में हम अलग अलग तरह से खाना को बनाते हैं। तो जैसे अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप सिमरिंग कर रहे हैं, जस्ट आप अंडर सिंपल, जैसे बोलते हैं लो और मीडियम कुक्ड खाना अगर कोई बना रहे हैं, किसी भी तरह का व्यंजन बना रहे हैं, तो जनरली आपको जिसका स्मोक पॉइंट कम है उस तेल को भी अगर उपयोग करेंगे तो अच्छा है। जैसे मान लीजिए ऑलिव ऑयल है, बराबर ना। ऑलिव ऑयल सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें सलाद को ड्रेसअप करना हो या लो मीडियम वाच पर पकाना हो तो ऑलिव ऑयल अच्छा है। तीसी का तेल अच्छा है, और क्या बोलते हैं, तल का तेल अच्छा है, और थोड़ा बहुत मात्रा में ग्राउंडनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी थोड़ा सा सैचुरेटेड होने के बावजूद भी इसका स्मोक पॉइंट थोड़ा लो है। लेकिन ऑलिव ऑयल ये सब जो भी आपका है, मान लीजिए सिमरिंग हल्का गर्म कर रहे हैं। दूसरा है, आप अगर बॉइलिंग पॉइंट पे चले गए, अगर आपने किसी तेल को उबाला, से पूड़ी छानना है, भजिया छानना है, जलेबी छन रहा है, तो अगर ये सब अगर जा रहे हैं तो इसका स्मोक पॉइंट लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग काम करते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस से मतलब जो स्मोक पॉइंट जो होता है जिसका बहुत ज़्यादा है, जैसे सरसों का तेल है, सरसों का तेल जो है उसका स्मोक पॉइंट 250 से 300 के आसपास है। बाकी इसी के बराबर का लगभग 250 से 250 के बीच में सनफ्लावर का भी है, तीसी का तेल का भी है, सॉरी तीसी तेल नहीं, तीसी तेल आपका कम है। तीसी तेल और तल का तेल, ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल, इनका जो स्मोक पॉइंट है ये लगभग 250 के आसपास टच करता है। जैसे इसका टेम्परेचर 200 250 के आसपास जाएगा, तब इस जो व्यंजन आपका 150 से ऊपर से टेम्परेचर पर बन रहा है, तो मेहरबानी करके इस तेल को मत यूज करें। यानी अब जैसा व्यंजन बनाएंगे वैसा तेल का उपयोग करेंगे। तो बॉयल कुक में अगर बॉइल्ड है, अगर आप कर रहे हैं, या 100 डिग्री टेम्परेचर पर बना रहे हैं, बहुत हाई टेम्परेचर नहीं, मीडियम टेम्परेचर जो आप कर सकते हैं, मीडियम टू हाई, उस तेल पे अगर बना रहे हैं 100-125 पर अगर आप कोई चीज़ को व्यंजन को बना रहे हैं, तो जनरली कोशिश करिए कि आप मस्टर्ड ऑयल का यूज करिए, फिर आप सनफ्लावर यूज करिए, कपासिया तेल यूज करिए, राइस ब्रान ऑयल जो है उसको भी यूज कर सकते हैं। सरसों का तेल भी, मूंगफली का तेल भी यूज कर सकता है। नहीं, कोई भी नट ऑयल है, आलमंड ऑयल है, ये सबको भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए डीप फ्राई कर रहे हैं, तो डीप फ्राई करने पर मेहरबानी करके जो जिसका पॉइंट बहुत हाई है, तो सैचुरेटेड पॉइंट जिसका स्मोक पॉइंट जिसको बोलते हैं बहुत हाई है, वो सरसों का तेल है। तो उसके बाद घी का नंबर आता है। इसके बाद बाकी जितने भी तेल है 200-250 के आसपास जो पाए जाते हैं, सारे तेल का स्मोक पॉइंट लगभग यही है। लो वाले खाली याद रखना है आपको, एक मीडियम में कोकोनट ऑयल है, बाकी सबका स्मोक पॉइंट अच्छा खासा है। तो आप डीप फ्राई अगर कर रहे हैं तो इसी सब तेलों का उपयोग करिए। सरसों का तेल उपयोग कर सकते हैं, सनफ्लावर यूज कर सकते हैं, कॉर्नफ्लावर यूज कर सकते हैं, सैफफ्लावर यूज कर सकते हैं, बराबर ना। इन सब वो तेलों का उपयोग करना चाहिए डीप फ्राई के लिए। अगर आप रोस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को या बेक कर रहे हैं, तो सबसे पहले है बेक में भी हम 250 से 250 के आसपास का टेम्परेचर रखते हैं। तो बेक में भी फिर यही सब चीज़ों का उपयोग करना है, जिसमें डीप फ्राई तेल में जो कर रहे हैं मोरलेस वही करना है। अगर आप इससे थोड़ा सा आगे बढ़िए, अगर आप रोस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो अगर रोस्टेड किसी व्यंजन को आप कर रहे हैं तो उसमें कोशिश करिए जिसका बहुत हाई स्मोक पॉइंट है, जैसे बटर है, घी है, कोकोनट ऑयल है, इन सबों का यूज करिए। इसमें सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, इन सबों का मेहरबानी करके नहीं यूज करना है, ठीक है। इन सब, ये रहा स्मोक पॉइंट की बातें दोस्तों, बराबर ना। स्मोक पॉइंट के आधार पर इतने तरह के तेल को, यानी कहने का मतलब हुआ कोई भी तेल खराब नहीं है, बराबर ना। और देखिए देश में है कि हम लोग जो जनरली वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो सैचुरेटेड फैट, मोनोअनसैचुरेटेड फैट, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट का एक रेशियो है। उस मात्रा में अगर तेल रहे तो अच्छा माना जाता है, जैसे 1:5:1, यानी सैचुरेटेड एक रेशियो हो, 1.5 का रेशियो मोनोअनसैचुरेटेड का हो, 1 का रेशियो पॉलीअनसैचुरेटेड का हो। इस लाइन को कोई टच नहीं कर पाता। इस लाइन को टच करने के नियर अबाउट जो है वो है आपका ऑलिव ऑयल। लेकिन ऑलिव ऑयल चूँकि इंडिया में बहुत महंगा है और बहुत उसकी मार्केटिंग और गलत ढंग से ब्रांडिंग ये सब हो रही है, इसलिए मैं मेहरबानी करके कहूँगा ऑलिव ऑयल कभी यूज करें,
बराबर। जितना हो सके अगर एफोर्डेबल है तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओलिव ऑयल की जगह पर आप तीसी का तेल या तल का तेल भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको टेस्ट उसका अच्छा लगता हो तो। क्योंकि इंडियन सिनेरियो के हिसाब से तीसी का तेल, तल का तेल, ओलिव ऑयल लगभग एक ही तरह की प्रॉपर्टी रखती है, बराबर ना, एक ही तरह का चीज़ है। ये अच्छे तेल माने जाते हैं, लेकिन ये पैलेटेबिलिटी और अवेबिलिटी के आधार पर डिपेंड करता है कि आपको तेल अगर उपलब्ध है। और जैसे ओलिव ऑयल है, अच्छी तेल मानी जाती है, लेकिन महंगा तेल है, तो कितने लोग के पहुँच, जिनके पहुँच में है वो कर सकते हैं, बराबर ना। घी भी बहुत अच्छा सोर्स है आपका, बढ़िया माना जाता है इस सब के लिए। अगर आप डीप फ्राइंग या रोस्टेड या ये सब कर रहे हैं तो वही कॉस्ट की बात आती है। लेकिन और दूसरा है मात्रा, उसको कम मात्रा में यूज करना है। ज़्यादा मात्रा में तेल की ज़रूरत है तो वहाँ घी जो है आपका ऑब्सोलीट हो जाता है, तो उस जगह पर कोकोनट ऑयल को आप यूज कर सकते हैं, घी के जगह पर बटर को भी यूज कर सकते हैं। पाम ऑयल को बिल्कुल यूज ना करें। पाम ऑयल सबसे घटिया तेल है। पाम ऑयल में कहीं कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन चूंकि पाम ऑयल सस्ता है, पिछले वीडियो में बताया था, इंडोनेशिया मलेशिया से पाम ऑयल मिल जाता है हमको सस्ता में। और चूंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है और उतनी अवेबिलिटी दूसरे सब तेलों की नहीं है, ऐसे ही देख रहे हैं तेल का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, इसमें सरकार महंगाई लोग चिल्ला रहे हैं। तो इन सबों को सस्ता करने के लिए सब जो है पाम ऑयल का यूज हो रहा है। पाम ऑयल में जनरली बेक फूड, प्रोसेस फूड, पेस्ट्री, केकरी, खारी, बर्गर, पिज़्ज़ा, इन सब लोग जो भी हैं ये सब पाम ऑयल ही यूज करते हैं। अब पाम ऑयल का स्मोक पॉइंट बहुत कम है, वो ट्रांसफैट बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, उसके अंदर नेचुरली भी ट्रांसफैट पाया जाता है, इसलिए पाम ऑयल को अवॉइड करना है दोस्तों। पाम ऑयल जितना हो सके, यानी कहने मतलब हुआ जितने भी प्रोसेस फूड हैं, कैंड फूड है, चिप्स है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, पेस्ट्री है, खारी है, इन सब चीज़ों को पाम ऑयल में ही बनाया जाता है। जनरली आप देखिएगा उस पर लिखा हुआ होगा पाम ऑयल, जिसमें पाम ऑयल हो उसको नहीं लेना है, जो रिफाइंड तेल है उसको नहीं लेना है। तो मैंने जैसा बताया कि आप घर में सब तरह का तेल रखें, और जैसा व्यंजन बनाते हैं, मान लो दक्षिण भारत का व्यंजन बना रहे हैं तो आप कोकोनट ऑयल यूज करिए। अगर आप किसी चीज़ को रोस्टेड कर रहे हैं या ग्रिल कर रहे हैं, बराबर ना, तो आप ये सब जो है घी को यूज करिए, बटर को यूज करिए, कोकोनट को भी यूज कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि किसी चीज़ को बेक्ड कर रहे हैं तो बेक्ड करने में भी मोरलेस इसी को यूज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लगे तो आप जो दूसरे सब तेल हैं उसके नियर अबाउट आप ले सकते हैं। जैसे सरसों का तेल है, अगर आप सरसों का तेल अच्छा लग रहा है तो भी आप ग्रिल या इसमें यूज कर सकते हैं, वरना अदरवाइज दूसरे सब राइस ब्रान ऑयल है, कैनोला ऑयल है, वो एवोकाडो ऑयल है, इस तरह के बहुत सारे ऑयल मार्केट में हैं, सबके कॉस्ट के हिसाब से होता है, वो सब भी अपने घर पे रख सकते हैं। दूसरा है कि जैसे मस्टर्ड ऑयल आप यूज कर रहे हैं, तो मस्टर्ड ऑयल के अंदर क्या यूरिक एसिड थोड़ा सा ज़्यादा पाया जाता है, तो ज़्यादा मात्रा में मस्टर्ड ऑयल आपको यूज नहीं करना है। तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि आप मिक्स ऑयल ही यूज करें। तो मिक्स ऑयल का मतलब ये नहीं हुआ कि आपस में सब तेल को मिला दीजिए, इसमें मूंगफली तेल डाल दो, सरसों का भी डाल दो, थोड़ा कोकोनट ऑयल भी डाल दो, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। मिक्स ऑयल का मतलब होता है इंटरवल पर आप तेल को बदलते रहिए। मान लीजिए 2-3 महीना मस्टर्ड ऑयल खा रहे हैं, 2-3 महीना सरसों का तेल खा रहे हैं, सॉरी मूंगफली का तेल खा रहे हैं, 2-3 महीना जो है आप राइस ब्राइन या सनफ्लावर या सनफ्लावर ऐसा कुछ तेलों का यूज कर रहे हैं, बराबर ना। तो सबसे बेस्ट माना जाता है 3 से 4 महीने पर आप तेल को बदल दीजिए। या अपने दिन के हिसाब से भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कभी सुबह नाश्ता में आप संडे को इडली डोसा ऐसा कुछ बना रहे हैं या आमलेट उमलेट बना रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं होता है, सिमरिंग और इसका यूज होता है, तो उसमें एक जो तेल मैंने बताया उस तेल को उपयोग करिए। इसी दिन आप अगर रोस्टेड या डीप फ्राइंग या पकौड़ी है ये है वो सब बना रहे हैं तो उन सबों के लिए मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा सा यूज करिए। यानी तेल को रोटेट करते रहिए, कोई भी एक तेल में सारे गुण नहीं पाए जाते। अभी तक जितने भी तेल पाए गए हैं देखा गया है कि किसी भी तेल में सारे गुण नहीं हैं, हमको अलग अलग कामों के लिए अलग अलग गुण चाहिए। जैसे टोकोफेरोल की मात्रा जो है सूरजमुखी के तेल में बहुत अच्छा पाया गया है, जो स्किन डिजीज के लिए अच्छा है, एंटी कैंसरस भी है, स्किन के लिए अच्छा है। और जो इनफर्टाइल लेडीज हैं उनको चाहिए कि सूरजमुखी का तेल का उपयोग करें, बराबर ना। इन सबों का अलग अलग बीमारियों के लिए भी थोड़े थोड़े तेल बताए गए हैं, बराबर ना। हालांकि उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। मैं आपको लिपिड प्रोफाइल आपको सुधरे कैसे उसके लिए मैं तेल के बारे में बताने आया था, ताकि आपको हार्ट डिजीज, लकवा, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज से आपको हम बचा पाएँ। इन सबों के लिए जो मैंने बातें बोली है उसको ध्यान में रखेंगे तो 100% आपको फ़ायदा होगा, ऐसा मेरी। फिर भी अगर आपको कोई जानकारी अधूरी लगती हो या लगता हो कि पूरा नहीं है या किसी तरह का प्रश्नात्मक आपके दिमाग में आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा उसको पढ़ने का, समझने का और अपनी बुद्धि के अनुसार आपको सही जवाब देने का कोशिश करूंगा। दूसरा दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको लिपिड प्रोफाइल के बारे में बताया था, तो उसमें एक बात कहना रह गया था। लिपिड प्रोफाइल के लिए आपको जो है 2 घंटे मतलब 9 से 10 घंटा आपको भूखे पेट रहना है। तो भूखे पेट का मतलब ये होता है कि 8-10 घंटा तक बिना
खाने का रहना है। अगर आप रात को 9 बजे खाना खा लिए तब अगले बार आप जो है 7 बजे के बाद ही ब्लड दे सकते हैं। इन बिटवीन आपको कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं लेना है, कोई चाय नहीं पीना है, कोई कॉफ़ी नहीं पीना है। बहुत लोग बोलते हैं हमको सुबह में तो चाय पीना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। लिपिड अपने स्वास्थ्य बहुत बड़ा पूंजी है। स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए आदमी को। अगर लगता है तो 2 घंटा के बाद पीजिए, या तो फिर आप 8 बजे खाना खा लीजिए, 6 बजे ही चले जाइए लैब में, और 6 बजे लैब में रिपोर्ट ब्लड देने के बाद आप चाय कॉफ़ी पीते रहिए। इन बिटवीन 8 से 8 घंटा कम से कम आपको भूखे पेट रहना है। दूसरा, जिस दिन आप रिपोर्ट करा रहे, अगले सुबह करा रहे, उस दिन समय में कोशिश करिए कि रात का खाना और दोपहर खाना में बहुत ज़्यादा हाई डेंस एनर्जी वाला कोई खाना हम ना खाएं। जो नॉनवेज वाले हैं उनको बता रहा हूँ, कोई नॉनवेज बहुत ज़्यादा मात्रा में ना खाएं। वेज वालों को बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा मात्रा में राइस है या कुछ भी मतलब ज़्यादा तेलीय पदार्थ या ज़्यादा पका हुआ पदार्थ ना खाएं, कम खाएं, लाइट डाइट लें, तो आपका लिपिड प्रोफाइल का जो लेवल है वो सही आएगा। अदरवाइज क्या होगा कि एनर्जी, जैसे बोला था कि हाई एनर्जी का मतलब ही ट्राइग्लिसराइड होता है। अगर ट्राइग्लिसराइड हाई हो गया तो आपका VLDL सब गड़बड़ आएगा, रिपोर्ट थोड़ा ऊंचा आएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप टेंशन चिंता में मुक्त हो जाएंगे। तो ये मेहरबानी करके इस बात पर ध्यान रखिएगा, जब भी आप लिपिड प्रोफाइल करने जाए 8 से 9 घंटा भूखे पेट रहे, पानी पी सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं लेना। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर कंटिन्यूटी। थैंक यू।